भगवान गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी 29 जुलाई को निकलेगी। मंदिर समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उज्जैन महाकाल की तर्ज पर संस्कारधानी में भी स्वयं सिद्धपीठ गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी सावन के द्वितीय सोमवार को निकाली जाती है। इस बार यह शाही सवारी यात्रा 29 जुलाई सोमवार को धूमधाम के साथ गुप्तेश्वर से निकाली जाएगी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक सृष्टि का समस्त कार्यभार भगवान महादेव संभालते हैं और इस दौरान अपने भक्तों का ख्याल रखने के लिए भोले बाबा नगर भ्रमण भी करते हैं। गुप्तेश्वर महादेव जी की शाही सवारी को लेकर आयोजन मंडल ने बताया कि इसे भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए वृहद स्तर पर तैयारी की जा रही है। शाही सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलेगी, जिसका जगह जगह विभिन्न मंदिर समितियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। गुप्तेश्वर महादेव की पावन शाही सवारी दिनांक 29 तारीख को निकलने जा रही है, जो सुबह 10 बजे गुप्तेश्वर महादेव के पूजन के साथ प्रारंभ होगी। यह यात्रा गुप्तेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर के इधर शास्त्री ब्रिज होते हुए मिलौनीगंज में समाप्त होगी। भगवान भोलेनाथ जहाँ अपने स्थान से लोगों को दर्शन देते हैं, वहीं श्रावण महीने में एक दिन भगवान भोलेनाथ एक रूप में गुप्तेश्वर पीठ में विराजमान रहते हैं और एक रूप से भगवान भोलेनाथ महाकाल जैसे ही एक रूप में शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और भगवान भोलेनाथ नगर में भ्रमण करते हुए सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और दर्शन दे करके सभी भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। सभी नगरवासी सादर आमंत्रित हैं इस यात्रा में सम्मिलित होकर के इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाएं। शाही सवारी यात्रा वर्ष 2010 से प्रारंभ हुई है और लगातार ये 14वां वर्ष है। पूज्य संत हमारे सामने यहाँ उपस्थित हैं और पूरे यात्रा मार्ग में भी हमारे इनका संरक्षण, इनका सानिध्य हमें भी मिलता है, जिनके संरक्षण में इतनी भव्य और इतनी अच्छी शोभा यात्रा यहाँ महादेव की निकलती है। हमारा ये प्रयास होता है कि इसको और कैसा हम स्वरूप प्रदान कर सकें, ये प्रयास हम हर साल करते हैं। ये महादेव का कार्यक्रम है, महादेव आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। संस्कारधानी के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आप इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ लेने से न चूकें। लगातार हो रही बारिश से खेतों में भी पानी भर गया है, लिहाजा दलहनी फसलों और मक्के की खेती को नुकसान होने की संभावना बनी है। हालांकि धान की फसल के लिए बारिश का पानी लाभकारी बताया जा रहा है। वहीं कृषि अधिकारियों ने बताया कि कृषि विस्तार अधिकारियों को फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके। विगत वर्ष इस दिनांक तक 479 mm बारिश दर्ज की गई थी और आज दिनांक तक 419 mm के लगभग वर्षा दर्ज की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में औसत वर्षा की तुलना में कम है। हालांकि 3-4 दिनों से बारिश लगातार हो रही है और चूँकि जबलपुर में 1,73,000 हेक्टेयर में धान लगी हुई है, तो धान की फसल को इस पानी से कोई नुकसान नहीं है, परंतु कहीं कहीं क्षेत्रों में जो मक्का लगा है और दलहनी फसलें लगी हैं, वहाँ यदि पानी भराव की स्थिति होती है और पानी निकासी नहीं होता है, तो पानी निकासी होने के बाद यदि उसमें कोई क्षति होती है दलहन और मक्के की फसल में, तो उसके लिए हमने अपने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो यदि किसी प्रकार की क्षति का आकलन होता है तो यहाँ पे सूचित करेंगे। फिलहाल तो ऐसी कोई फसलों में क्षति की संभावना नज़र नहीं आ रही। गौरतलब है कि जिले में कुल 2,40,000 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ की फसल लगाई गई, जिसमें से लगभग 1,73,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल लगाई गई है, जबकि शेष जमीन में मक्का और दलहनी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। बारिश के मौसम में जर्जर स्कूल की सीलिंग एवं दीवार गिरने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, लिहाजा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर शासकीय स्कूलों की जांच कर
सूची तैयार करने के निर्देश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर के अनुसार ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद कार्यवाही की जाएगी एवं प्रशासन के पास आवंटित राशि है जिससे उन स्कूलों का निर्माण कराया जाएगा। कुछ स्कूल जर्जर हुए हैं और लगातार इसकी जांचें चल रही हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी करीब जो है 65-66 स्कूलों में कार्रवाइयाँ हुई थी। अभी भी निगरानी है इसकी और जो जर्जर हो जाते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं और उसकी जगह जो भी हमारे पास आवंटन उपलब्ध है उससे नया स्कूल बनाने के प्रयास करते हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 66 जर्जर स्कूल चिन्हित किए गए थे जिन पर कार्यवाही की गई थी। जबलपुर जिले के 33 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के नवीन भवन और अतिरिक्त कमरों का निर्माण खनिज मद से कराया जाना था, लेकिन 1.25 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। दरअसल 1.5 वर्ष पूर्व जबलपुर जिले के शाला भवनों का सर्वे कलेक्टर के निर्देश पर कराया गया था, जिसमें 142 भवन जर्जर और क्षतिग्रस्त चिन्हित किए गए। भवनों को तोड़ दिया गया और 33 स्थानों पर जरूरत के मुताबिक नवीन शाला भवन बनाने का निर्णय लिया गया था। तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक पत्र जिला खनिज अधिकारी को लिखा गया कि निर्माण कार्य खनिज मद से कराया जाए। कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपयों की लागत से यह निर्माण होना था, जो नहीं हुआ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवंटन प्राप्त नहीं होने की दशा में यह निर्णय लिया गया था। मिशन के सह संचालक की हैसियत से इलैया राजा ने पत्र लिखा, जिस पर अब तक अमल नहीं हो पाया। अब 31 जुलाई को जिला खनिज समिति की बैठक आयोजित होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर पुनः चर्चा हो सकती है। जानकारों का कहना है कि विधायक गण रुचि दिखाएं तो स्कूल भवनों का बनना शुरू हो सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले में कई सरकारी स्कूल किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। वर्तमान कलेक्टर दीपक सक्सेना शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद संजीदा है, लिहाजा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस दिशा में फिर से पहल हो सकती है। खनिज विभाग में हमारे 33 साला परिषद को हमने लिया है। 1 करोड़ 80 लाख की लागत से हमने प्रस्ताव भेजे हुए हैं, जो स्वीकृति की हेतु प्रक्रियाधीन है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने शासकीय तमरहाई स्कूल का निरीक्षण करते हुए शिक्षकों को समय पर आने की हिदायत दी। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को बताया कि तमरहाई स्कूल जल्द ही सीएम राइज स्कूल घोषित होने वाला है। जबलपुर जिले में अब 10 की बजाय 15 सीएम राइज स्कूल बनाए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों से कहा कि बच्चों के स्कूल पहुंचने के पहले शिक्षकों को आना चाहिए, साथ ही बेहतर अकादमी का माहौल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। खजरीखिरिया बाईपास के नजदीक बसे अमन नगर में शुक्रवार की सुबह बोरे और पन्नी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। इलाके के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग का अमला दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंच गया। दमकल विभाग ने पहले गोदाम के शटर को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़ा और फिर आग पर नियंत्रण करने का कार्य शुरू किया। आग बोरों और पन्नी में लगी थी और बोरों से आग की लपटें उठ रही थीं। दमकल कर्मियों ने गोदाम को पहले खाली करवाया और उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया। बताया जाता है कि गोदाम आयशा नगर निवासी राजा सलीम खान ने किराए पर लिया था और उसमें पन्नी और जूट के बोरे रखे हुए थे। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका कारण पता नहीं चल सका है। एवं फायर ब्रिगेड को सूचना देकर रवाना हुए तो यहाँ आए तो अमन नगर में एक गोदाम है, इसको पन्नी बोरियों की गोदाम थी, उसमें आग लगी हुई थी। जो फायर ब्रिगेड से उनको आग को बुझाया जा रहा है। ऐसा पता चला है कि राजा सलीम खान पिता मोहम्मद रफ़ीक खान आयासा नगर के रहने वाले हैं। वो किराए से कदीर सोनी जी के प्लाट दुकानें हैं, वो अपने किराए से लिए थे। दमकल कर्मी घंटों तक आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। इस दौरान इलाके के लोगों में दहशत भी नजर आई और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। बताया जाता है कि गोदाम को 6 माह पहले ही राजा सलीम खान ने किराए पर लिया था और उसमें बोरे रखे गए थे। इन बोरों में आग लगी थी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल वाहनों और 3 जेसीबी मशीनों की सहायता ली और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया जा सका।
जबलपुर और आसपास के जिलों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के मौसम और बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने होमगार्ड की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। जबलपुर जिले के ऐसे इलाके जहां बीते 5 सालों में बाढ़ के हालात निर्मित हुए, वहां जिला प्रशासन विशेष निगरानी कर रहा है। ऐसे में होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमों को एक्टिव कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के डिविजनल कमांडेंट आशीष खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश को देखते हुए होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। जबलपुर के गौरीघाट, कटंगी, मझौली, भेड़ाघाट और बरगी डैम के चिन्हित इलाकों में होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमों को सक्रिय किया गया है ताकि बाढ़ की किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। अभी हाल ही में हुई बारिश के दौरान होमगार्ड और एसडीआरएफ के रेस्क्यू दल ने जबलपुर जिले के गौर और हल्दी गांव में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा कटनी जिले के उमरिया और ढीमरखेड़ा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बारिश को देखते हुए जबलपुर संभाग के जिलों में ईओसी सेंटर बनाए गए हैं, जहां क्यूआरटी टीमों को रिजर्व में तैनात किया गया है। तो जबलपुर के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ पे ग्वारीघाट, मझौली, भेड़ाघाट, कटंगी और बरगी डैम, यहाँ पर हमने अपनी डीआरसी जो है स्थापित की हुई है। इसके अलावा प्रत्येक जिलों में एक ईओसी सेंटर जो है स्थापित किया गया है, जिसमें हमने क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम जो है गठित की हुई है, जिसमें जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है जिला प्रशासन के बाढ़ सूचना केंद्र से या स्टेट कमांड सेंटर से हमारे या किसी और अन्य जगह से, तो हमारे यहाँ से बाढ़ बचाव की टीम जो है तुरंत गति से जो है घटना स्थल की ओर रवाना होती है और बाढ़ बचाव का कार्य करती है। और अभी ज्ञात हुआ है कि हेरन नदी के में पानी जो है बढ़ रहा है, तो इससे जल प्लावन की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए हमें जिला प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई है, तो एक टीम 8 सदस्य की एसडीआरएफ होमगार्ड्स की हमने सिहोरा थाने के लिए जो है रवाना करवाई है। ये हमारी तैयारी है। वर्तमान में घाट पिपरिया में हमारी एक एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, जिसमें एक प्रभारी और 24 एनडीआरएफ के जवान हैं, जो नेशनल लेवल की टीम है, उसको वहाँ पर स्टे किया गया है। जिले में बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इलाकों में होमगार्ड और एसडीआरएफ का रिजर्व बल ड्यूटी पर तैनात किया गया है, ताकि बाढ़ जैसी किसी भी आपदा के समय लोगों को तुरंत मदद और राहत प्रदान की जाए और उनके जानमाल को सुरक्षित रखा जा सके। जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाए जा रहे महाअभियान में तेजी से मामलों का निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रकरणों के निपटारे में लापरवाही न बरती जाए। इसके साथ ही कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि महाअभियान 2.0 के अंतर्गत सभी घटकों में प्रगति लाएं और जिले की रैंकिंग सुधारें। अभियान मुख्य रूप से नामांतरण, बंटवारा, रिकॉर्ड सुधार, नक्शा तरमीम, न्यायालय का निरीक्षण और किसानों के ई-केवाईसी का खसरा लिंकिंग का कार्य है, जिसे समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ई-केवाईसी और खसरा लिंकिंग में तहसीलदार, पटवारी व ग्राम रोजगार सहायक या ग्राम सचिव से आवश्यक सहयोग लेवें। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही न करें। सभी अधिकारी कर्मचारी इस महत्वाकांक्षी अभियान की सफलता के लिए तत्परता से कार्य करें। ये 18 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। इस राजस्व महाअभियान में लक्ष्य ये है कि नामांतरण के, बंटवारा के, अभिलेख दुरुस्ती के, ई-केवाईसी के और नक्शा तरमीम के जो केस हैं वो अधिकतर केसेस निपटा दिए जाएं। इसमें टारगेट डिसाइड किया है सरकार ने कि 30 दिसंबर के पहले के जो केस हैं उनका निराकरण हो जाए। उस दिशा में कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से पेंडेसी भी कम होगी। खजरी खिरिया बाईपास पर काबिज अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाई जा रही दुकानें आवागमन बाधित कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। बेजा कब्जों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जाम लग जाता है। अब तक सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद नगर निगम और यातायात पुलिस ने ठोस कार्यवाही के लिए कोई कदम नहीं उठाए। शायद उन्हें यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। खजरी खिरिया बाईपास जो कि पनागर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वहाँ पे चारों ओर जो अतिक्रमण, इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो गया है कि आने जाने की रास्ता भी नहीं है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा वहाँ पर अंडर ब्रिज का निर्माण कराया जाना सैंक्शन हुआ था, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
और अतिक्रमण बिल्कुल चरम सीमा पर है। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई वहाँ नहीं की जा रही है और पूर्व में भी अभी कुछ समय पूर्व भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिससे बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीडब्ल्यूडी को भी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो अतिक्रमण वहाँ पर हो रहा है उसको अलग किया जाना चाहिए ताकि राहगीरों का जो मार्ग है वो सुगम हो सके। और यहाँ से भारी वाहन भी प्रवेश कर रहे हैं और नगर निगम के द्वारा इन अतिक्रमण को अलग करने के लिए भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि यातायात की बाधाओं को जल्द हटाना चाहिए ताकि आवागमन सुगम हो सके। क्राइम ब्रांच और गढ़ा थाना पुलिस ने शातिर सटोरिये बबलू केवट के साथी को सट्टा लिखते हुए पकड़ा है। उससे सट्टा पट्टी और नकदी बरामद की गई है। गढ़ा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्गा मंदिर गंगा सागर तालाब के पास दबिश देकर शिवनगर निवासी दिन्नू उर्फ दिनेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से सट्टा पट्टी और 6,400 रुपए नकदी जब्त की गई। पूछताछ में दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह शातिर सटोरिये बबलू केवट के कहने पर सट्टा लिखता था, जिसकी एवज में उसे बबलू 600 रुपए प्रतिदिन दिया करता था। पुलिस द्वारा मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है और फरार बबलू केवट की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि बबलू केवट आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में पूर्व से भी सट्टे के अपराध दर्ज हैं। जिले में अवैध शराब के विक्रय का कारोबार भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। गली मोहल्ले में अवैध शराब बेची जा रही है। गढ़ा थाना के साहू मोहल्ले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अवैध देशी शराब जब्त की है। गढ़ा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि साहू मोहल्ले में रहने वाला गौरव झारिया अपने घर से अवैध शराब का विक्रय करने का कारोबार कर रहा है। इस सूचना पर छापा मारा गया और पुलिस ने उसके घर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर उसके विरुद्ध विधि अनुसार प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह शराब कहां से लाया था। कल के दिन ऐसी जानकारी लगी कि साहू मोहल्ला में गौरव झारिया अपने घर पर अवैध मात्रा में शराब रखा हुआ है और शराब का विक्रय कर रहा है। इसमें गढ़ा पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। उसके कब्जे से घर से 115 पाव बरामद किए गए हैं। कुल शराब 11,000 रुपये की है। इसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। सिविल लाइन इलाके में स्थित एक गैस एजेंसी के 2 एजेंटों ने 9 लाख रुपए लूट लिए जाने की झूठी कहानी रच दी, लेकिन मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने दोनों एजेंटों से पूछताछ करने के बाद एक एजेंट द्वारा घर में छिपाकर रखी गई रकम को बरामद किया और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार की शाम गैस एजेंसी के मैनेजर संतोष सोनी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी एजेंसी में काम करने वाले जीतेश पिल्ले और प्रेमलाल यादव विजयनगर मुस्कान सिटी से 9 लाख रुपए लेकर आ रहे थे, जिन्होंने उन्हें जानकारी दी कि MR4 रोड पर अज्ञात लोगों ने दोनों एजेंटों की आंख में मिर्ची झोंककर 9 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद विजयनगर और लाडगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास पूछताछ की तो ऐसी किसी भी वारदात के पर्याप्त साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद लाडगंज पुलिस ने गैस कंपनी के एजेंटों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने गबन के इरादे से लूट की झूठी कहानी रचकर रुपए जीतेश के घर छिपाकर रखने का जुर्म कबूल किया। इनकी निशानदेही पर लाडगंज पुलिस ने 9 लाख रुपए और मोबाइल जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया है। कल शाम को एक गैलेक्सी गैस एजेंसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत सुरेंद्र सोनी के द्वारा रिपोर्ट की गई कि उनके यहाँ एजेंट का काम करने वाले जितेश पिल्ले और प्रेम यादव नाम के 2 व्यक्तियों को उन्होंने एक पोद्दार निवासी मुस्कान सिटी के पास करीब 9 लाख रुपए लेने के लिए भेजा था, जिनके द्वारा शाम को उन्हें फ़ोन पर बताया गया कि MR4 रोड पर उसके साथ एक लूट हो गई है और मिर्ची पाउडर डालकर 9 लाख रुपए लेकर अज्ञात व्यक्ति भाग गए हैं। तस्दीक पर पाया गया कि ऐसी कोई घटना वहां पर कारित नहीं की गई थी। उसके बाद में जो एजेंट हैं जितेश पिल्ले, उससे पूछताछ की गई, जिसने ये कबूल किया कि 9 लाख रुपए उसने अपने घर पर छिपा कर रख लिए हैं। उसका उद्देश्य गबन करना ही था। उसके घर से 9 लाख रुपए की जब्ती की गई है और मोबाइल आदि को जब्त किया गया है
और पूछताछ कर अभी विवेचना की जा रही है। उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध विधि अनुसार प्रकरण दर्ज किया गया और दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। श्रीनाथ की तलैया क्षेत्र स्थित एक दुकान के समीप अचेत अवस्था में पड़े एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि श्रमिक युवक लगभग 2 घंटे से बेहोशी की हालत में गुडविल शॉप के पास पड़ा रहा। लोगों ने 108 एम्बुलेंस को भी इसकी सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। युवक की मौत होने के बाद लाडगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक मजदूर वर्ग जिसको चिकित्सा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और लगभग 2 से ढाई घंटे होने आए। 108 पे लगभग 20 से 25 कॉल किए गए पर 108 का कोई रिप्लाई नहीं हुआ और कुछ क्षणों बाद आखिर मजदूर ने दम तोड़ दिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मध्य प्रदेश शासन की ये खोखली नीतियों से जो आम जनता के लिए 108 की जो सुविधा दी गई है, क्या ये कागज़ों के लिए दी गई या खाना पूर्ति के लिए गई? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को चिकित्सा की ज़रूरत है, वो व्यक्ति संपर्क करता है और इनके द्वारा निराशा हाथ में होती है और वो अपनी जान से गंवा देता है। मुझे तो ये लगता है कि ये सब खोखले ढोंगबाजी है मध्य प्रदेश शासन की। 108 की जो सुविधा है, आखिर उस मजदूर ने दम तोड़ दिया। श्रमिक कौन है और उसकी मौत कैसे हुई, पुलिस के द्वारा इसका पता लगाया जा रहा है।